हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय और द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर के ऊपर है जिसने 1976 से लेकर 1977 के बीच यानी कि एक साल में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एकदम आतंक मचाया हुआ था और ये एक बहुत बड़ा केस हो गया था। इस सीरियल किलर ने इस एक साल में गोली मारकर 8 लोगों का खून कर दिया था और कई और को घायल कर दिया था। ये ज्यादातर खूबसूरत और व्हाइट महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था और ये ऐसे विक्टिम्स ढूंढता था जो कि किसी सिक्लूडेड एरिया में, सुनसान एरिया में किसी के साथ अपने गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। अब इस सीरियल किलर का नाम है दोस्तों डेविड बर्कोविच। लेकिन दोस्तों ये जिस नाम से फेमस हुआ था वो नाम था सन ऑफ सैम। अब ये इस नाम से क्यों फेमस हुआ वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे क्राइम और हॉरर से जुड़ी कहानियां आपको देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। ये जो डेविड बर्कोविच का सन ऑफ सैम केस है, इसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 1976 को। उस दिन रात को करीब 1 बजे के आसपास न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके में 2 लड़कियां अपनी एक ओल्ड्समोबिल कार को किसी कार पार्किंग में रोक के वहाँ पे इसे चिल कर रही थी, बातें कर रही थी। उन दोनों लड़कियों का नाम था डोना लोरिया जो 18 साल की थी और जोडी वेलेंटी जो 19 साल की थी। अब लोरिया को वहां से जाना था और कार का डोर वो खोलती है और फिर कार से उतरती है। उतरते ही वो अपने सामने एक आदमी को देखती है। 1 सेकंड के लिए तो उसको लगा कि कोई शायद उसको छेड़ने के लिए आया है, तो वो उसको बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन 1 सेकंड बाद ही वो आदमी ऐसे अपने घुटनों में आ जाता है, जैसे कोई गन हम लोग जैसे शूट करते हैं, ऐसे वो घुटनों में आके सीधा उस पर गोली चला देता है। वो इतने आराम से झुककर एम लगा के उसको शूट करता है लोरिया को कि गोली एकदम उसको ही लगती है और उसी समय इंस्टेंटली उसकी मौत हो जाती है। और कार में जो बैठी होती है वेलेंटी, उसके ऊपर भी ये आदमी गोली चलाता है, लेकिन उसको वो गोली उसके थाई में लगती है और इस वजह से वो बच जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि जो बच गई थी वेलेंटी, वो उस आदमी का चेहरा तक नहीं देख पाती, लेकिन बस उसने ऐसा देख लिया था कि जो आदमी है वो व्हाइट आदमी है और उसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है। जो लड़की इस हत्याकांड में मर गई थी लोरिया, उसके फादर भी बोलते हैं कि इस हत्याकांड के 1-2 दिन पहले एक येलो कलर की कार उनके घर के आसपास घूम रही थी और उसमें जो आदमी था वो भी एक्चुअली व्हाइट मेल था और 30s के आसपास का था। अब ये उसका पहला शूटिंग क्राइम था दोस्तों। और कुछ ही दिनों बाद यानी कि अक्टूबर 23, 1976 को वो अपना दूसरा शूटिंग करता है। ये शूटिंग होता है दोस्तों न्यूयॉर्क के ही क्वींस इलाके में और एकदम सिमिलर टाइप का ही जो सिचुएशन होता है वैसा है। 2 लड़कियां एक कार में थी और कार एक सुनसान जगह पे पार्क थी, दोनों कुछ बातें कर रहे थे। उसके बाद एक ऐसा साउंड होता है जैसे कोई बम फट गया हो और उन्होंने नोटिस किया जो कार में बैठे थे कि जो साइड की खिड़की थी वो एकदम से शैटर हो गई थी। एक ह्यूज साउंड के साथ वो शैटर्ड हो गई थी। फिर जो ड्राइवर था, जो ड्राइवर सीट में था, वो इतना डर गया था कि उसको मालूम चल गया कि कोई शूटर है जो बाहर से कहीं से शूट कर रहा है और वो फिर गाड़ी लेके वहां से वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक गोली उसको लग गई थी उसके स्कल में और जिसकी वजह से फिर उसको ऑपरेशन वगैरह, स्कल प्लेट वगैरह लगाना पड़ा। लेकिन इस बार ये दोनों बच गए थे और इस बार भी ये सब चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हुई थी कि दोनों ने ही अटैकर का चेहरा एकदम अच्छी तरह से नहीं देखा था। अब जब पुलिस ने छानबीन की तो उनको मालूम चल गया कि ये जो क्राइम हुआ था, जिस पिस्टल से हुआ था, उसकी जो गोली है वो है .44 कैलिबर की गोली और ऐसी सेम गोली ही जो पहला क्राइम हुआ था उसमें भी यूज हुई थी। अब दोस्तों, इसके बाद ऐसी और बहुत सारी शूटिंग्स होती रही जिसके डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला हुआ था अक्टूबर 1976 को, उसके बाद नवंबर 1976, जनवरी 1977, मार्च 1977, अप्रैल 1977, जून 1977 और एकदम जो लास्ट वाला हुआ था वो था जुलाई 1977, यानी कि 1 साल हो गया था। और अब तक पुलिस इसको पकड़ने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उनको काफ़ी सारे सबूत मिल चुके थे और सबसे बड़ा सबूत तो उनको ये मालूम चल गया था कि जो गोली होती है जिससे खून होता है वो है .44 कैलिबर की एक बुलडॉग रिवॉल्वर गन से। अब ये जो क्राइम है ये मीडिया में काफी ज्यादा डिस्कस होता है। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कि अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम होता है तो 24 घंटे वही चलता रहता है, ठीक ऐसे ही न्यूयॉर्क में उस समय ये जो पूरा मामला है सन ऑफ सैम का, ये उस समय मीडिया में इसको मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन मिली थी, बहुत ज्यादा। अब दोस्तों, हद तो तब हो गई जब जो सीरियल किलर यानी कि डेविड, उसने पुलिस को ही लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। इन लेटर्स में वो अपने क्राइम के बारे में बताता और पुलिस का मजाक उड़ाता कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो। एक तरह से वो पुलिस को चैलेंज कर रहा था
कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और ऐसे ही एक लेटर में उसने खुद को द सन ऑफ सैम बोला था, इसलिए इस केस को सन ऑफ सैम भी कहा जाता है। अब सन ऑफ सैम क्या है वो आगे मैं आपको लोगों को बताऊंगा। अब दोस्तों ये जो लेटर है बहुत ही लंबा लेटर है, इसको मैं अभी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। अब ये लेटर्स लिखना, फिर इस तरह से शूटिंग करना, ऐसे लोगों को मारना जिसको ये जानता भी नहीं है, मतलब एक तरह से रैंडम शूटिंग किलिंग ये कर रहा था। तो साइकोलॉजिस्ट का इस पर ये कहना था कि ये जो भी मर्डरर है वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, जैसे मीडिया हो, पुलिस हो, इन सब का अटेंशन लेने के लिए वो ये सब कर रहा है। उनका कहना था कि ऐसे जो सीरियल किलर्स होते हैं वो ऐसे पुलिस से भाग के, क्राइम करके भी बच के, उनको एक अलग ही तरह का पावर मिलता था, एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ उनको मिलता था। अब न्यूयॉर्क सिटी में ये न्यूज इतना चल रहा था और लड़कियां इतनी डर गई थी कि वो लोग अपने बालों का जो हेयर स्टाइल है वही चेंज कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर जो सन ऑफ सैम है व्हाइट स्किन लड़कियों को टारगेट करता था और जो जिसके कर्ली हेयर है वैसे लड़कियों को वो टारगेट कर रहा था। तो दोस्तों जुलाई 1977 में इसने अपना लास्ट शूटिंग किया और उसके बाद जैसे हर एक क्रिमिनल कभी ना कभी पकड़ा जाता ही है, तो इसी तरह इसके भी पकड़े जाने का दिन आ गया था। ये पकड़ा ऐसे गया था कि जहाँ पे इसने क्राइम किया था वहाँ के ही एक लोकल रेसिडेंट ने एक सबूत दिया था। वो सबूत ऐसा था, उस लड़की का नाम था सिसिलिया। वो एक दिन अपने कुत्ते को रात को अपने घर के पास ही ऐसे पोटी कराने के लिए वो लेके जा रही थी। तभी वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर एक येलो कलर की कार में जो फाइन लगाते हैं, एक टिकट जो रिसिप्ट लगाते हैं, वो लगा रहे थे येलो कार में। कुछ ही देर बाद उस येलो कार का मालिक उधर से आता है सिसिलिया को पास करके और इसको एकदम मतलब शक की निगाह से देखता है। फिर वो अपने कार में बैठ के वो वहां से चला जाता है। सिसिलिया भी काफी डर जाती है क्योंकि उस आदमी के पास उसने देखा था कि हाथ में काले रंग का कुछ था, हो सकता है गन वगैरह हो, क्योंकि अमेरिका में तो आपको पता ही है शूटिंग कितना कॉमन है। तो ये भी काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भाग के अपने घर आ जाती है। अब होता ये है कि अपने घर आने के कुछ ही घंटों बाद ही उसी एरिया में वो गन शॉट सुनती है और मर्डर हुआ भी था, वही जो शूटिंग हुआ था। तब उसको ऐसा आइडिया लगता है कि शायद ये आदमी वही होगा, द सन ऑफ सैम। और ये बात उसने पुलिस को बता दी और उसको एकदम अच्छी तरह से याद था कि वो गाड़ी कौन सी थी। वो गाड़ी थी फोर्ड गैलेक्सी, ये गाड़ी थी येलो कलर की। तो फिर पुलिस ने भी एक और 11 कर दिया और छानबीन की कि उस दिन उस एरिया में कौन से टिकट दिए गए थे। तब पुलिस को फिर गाड़ी मिल गई। अब जब दोस्तों गाड़ी मिल गई तो उसके मालिक का एड्रेस भी मिल गया और ये डेट है 9 अगस्त 1977। एक पुलिस ऑफिसर जिस एरिया में ये रहता था, डेविड रहता था, वहाँ के पास के पुलिस स्टेशन में वो फ़ोन करता है और वहाँ पे फ़ोन करके वो पूछता है कि ऐसा ऐसा है, ये डेविड बर्कोविच करके ये आदमी है, इसकी ये कार है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हो सके तो उसको मिलना है, उसके साथ इंटरव्यू करना है। और आप लक की बात देखिए दोस्तों, जिस आदमी ने फ़ोन उठाया था वो एक लड़की थी उस पुलिस स्टेशन में। वो बोलती है कि अरे इसको तो मैं जानती हूँ, उसको जानती थी क्योंकि वो उसका ही नेबर था। और फिर उसने एक और भी डिटेल बता दी कि उसने कहा कि ये आदमी थोड़ा सा पागल जैसा है, सनकी जैसा है, क्योंकि उसने उनके एक पेट लेब्राडोर डॉग को गोली मारकर इंजर्ड कर दिया था। और वो ये भी बोलती है कि उसके फादर का नाम सैम है। अब ये जब नाम उसे सुन लिया तो जो पुलिस वाला था जिसने फोन किया था उसके एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि अरे ये तो एक तो डेविड बर्कोविच को वो लोग ढूंढ रहे थे और ऊपर से ये सैम नाम भी अब इस केस में आ गया। तो धीरे धीरे मतलब ये पूरा केस ही थोड़ा क्लियर होते जा रहा था। तो उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 10 अगस्त 1977 को पुलिस डेविड बर्कोविच को पकड़ने के लिए इसके घर आ गई थी। इसका जो घर है वो एक बिल्डिंग में था और वहाँ पे नीचे ही इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। जब पुलिस ने इसके गाड़ी के अंदर झांका तो पिस्टल अभी भी जो .44 पिस्टल थी वो अभी भी इसके गाड़ी के बैक सीट में थी। पुलिस ने फिर गाड़ी की जब तलाश की तब बहुत सारे सबूत उनको मिले। उसके बाद जब बर्कोविच नीचे आया अपनी गाड़ी के पास तब 2 डिटेक्टिव वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बर्कोविच को अरेस्ट कर लिया। और ये भी एक काफ़ी फेमस है कि इन दोनों के बीच मतलब इन्वेस्टिगेटर और बर्कोविच के बीच थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उसने मतलब पिस्टल निकाल के ठीक बर्कोविच के दिमाग में रख दिया और फिर बर्कोविच ने बोला कि वेल यू गॉट मी। तब पुलिस वाले ने बोला हु हैव आई गॉट। तब डेविड ने बोला द सन ऑफ सैम। कोई हिंदी फिल्म की डायलॉग जैसे लगती है, लेकिन दोस्तों ऐसा मतलब सही में हुआ है। उसको अरेस्ट करने के बाद जब उसकी अपार्टमेंट की तलाशी ली गई तो वहाँ से भी काफ़ी सारे सबूत मिले। उसके अपार्टमेंट में पूरी मतलब जो वॉल्स है उसमें सैटानिक ग्राफिटी बनी हुई थी और उसके बहुत सारे जर्नल्स वो रखता था और उस जर्नल्स में उसने एंट्री की थी वो भी उसके क्राइम्स की।
ये शूटिंग्स तो थे ही, ऊपर से इसकी जो एक आदत थी, जो क्राइम ये करता था वो था कि ये कहीं भी आग लगा देता था, जिसको इंग्लिश में आर्सन कहते हैं। और ऐसे आर्सन के जो क्राइम्स है, उसने 1400 ऐसे आर्सन्स किए थे पूरे न्यूयॉर्क स्टेट में। आप सोचिए कितना बड़ा क्रिमिनल है। और उसके बाद जब पुलिस ने इसका कन्फेशन लिया तो उसने ये भी कन्फेस किया कि शूटिंग करने से पहले ये चाकू छुरी से भी कई सारे लोगों को घायल कर चुका था। डेविड बर्कोविच का जन्म हुआ था 1 जून 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। उसके पैदा होने के कुछ ही दिन बाद उसकी जो बायोलॉजिकल मदर थी, उसने इसको एडॉप्शन के लिए दे दिया था। उसका रीजन ये था कि डेविड की जो माँ थी, जिस समय डेविड पैदा हुआ था उस समय वो शादीशुदा नहीं थी, और उसका जो बायोलॉजिकल फादर था वो डेविड को अपनाने के लिए रेडी नहीं था। अब यंग डेविड को पर्ल और नेथन बर्कोविच नाम के कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, जो कि ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क के रहने वाले थे, और उन्होंने ही इसका नाम डेविड बर्कोविच रखा था। अब इसका जो चाइल्डहुड था दोस्तों, वो काफी ही ट्रबल से भरा हुआ था, और जो इसके नेबर्स थे उस समय के, वो लोग बोलते थे कि ये एक स्पॉइल्ड और एक बुली बच्चा है। इसकी जो एडॉप्टिव मदर थी, वो भी जब ये 14 साल का था तब मर गई थी। अपने एडॉप्टिव मदर के मरने के बाद इसके जो फादर थे, उन्होंने दूसरी शादी की, और फिर उस पत्नी के साथ भी इसका रिलेशनशिप एकदम अच्छा नहीं था। सिर्फ 17 साल की एज में ही ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में चला गया था, और 1974 में ये वहां से डिस्चार्ज हो गया था। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद इसने क्या किया, ये इसका लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसने पता किया इसकी जो बायोलॉजिकल मदर है वो कहाँ रहती है, और फिर उससे मिलने की इसने कोशिश की। उससे कई बार मिलने के बाद उस माँ ने इसको अपने बर्थ के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी सब बता दी, और ये जो डिटेल्स सुन के बर्कोविच एकदम डिस्टर्ब हो गया मेंटली। और बाद के इंटरव्यूज में भी बर्कोविच ने बोला कि ये जो उसके बर्थ रिलेटेड जितना भी डिटेल्स था, जब उसने पहली बार डिस्कवर किया था तो उसके लाइफ में एक प्राइमरी क्राइसिस का सिचुएशन था, और उसको लगा था कि उसकी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वही नहीं है। अब हो सकता है इसी रीजन की वजह से ही बाद में वो एक सीरियल किलर बन गया। अब जब इसको पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया, जिसको तुम जानते भी नहीं हो, रैंडमली लोगों को क्यों मारा, तब इसने अपना मोटिव बताया। वो सुन के भी मतलब आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह का एक रीजन है। उसने बोला कि उसका जो नेबर है सैम, उसका एक लेब्राडोर डॉग था, और वो डॉग ही इसको बोल रहा था लोगों को मारने के लिए। इसने बोला था कि इस डॉग के अंदर कोई डेमोनिक आत्मा है जो डीमन बन जाती है और इसको कमांड करती है कि तुम जाके इन लोगों को मारो, और इस वजह से वो ऐसा मारता था। अब ये जो कहानी है दोस्तों, ये कुत्ते के अंदर डेमोनिक आत्मा कोई आ जाने वाली, तो ये सब सुन के तो इस कहानी को प्रेस में और भी ज्यादा हवा मिल गई, और मीडिया वाले इस चीज को और ज्यादा दिखाने लगे। अब इसका केस कोर्ट में चलता है, और 12 जून 1978 को कोर्ट इसको 25 इयर्स इन प्रिजन देती है फॉर ईच मर्डर। यानी कि कंसेक्यूटिवली ऐसा होगा कि 25 साल खत्म होंगे तो दूसरे मर्डर के लिए 25 साल शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि आजीवन जब तक ये मर ना जाए ये कोर्ट में ही रहेगा। लेकिन फिर भी जस्टिस का एक देखिए आप लोग कि 25 साल बाद इसको ये भी ग्रांट करते हैं कि 25 साल बाद ये पैरोल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। खैर दोस्तों, डेविड बर्कोविच यानी कि द सन ऑफ सैम आज भी जेल के अंदर है, और उसके पैरोल 2-3 हियरिंग हो चुके हैं, लेकिन पैरोल को डिनाई कर दिया गया है। अब दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो थोड़ी आगे भी जाती है, लेकिन इतना सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसा हुआ था कि जेल में कई साल रहने के बाद उसने एक ऐसा चीज़ कन्फेस किया था जो कि सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसने बोला था कि उसने ये सब खून अकेले नहीं किया था, वो एक सैटेनिक कल्ट का मेंबर था जिसमें कई सारे मेंबर्स थे, और इतने सारे जो खून हुए उनमें से सिर्फ 2 उसने किए थे, बाकी और लोगों ने किए थे। पुलिस ने इस सब चीज़ों की भी काफ़ी छानबीन की थी, लेकिन ऐसा सब्सटेंशियल सबूत कोई वैसा मिला नहीं। तो दोस्तों, यही कहानी थी द सन ऑफ सैम सीरियल किलर की। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके ऊपर मूवी, बुक्स बहुत सारे हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो ये सब पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड इस कहानी को देखने के लिए। मिलता हूँ जल्दी एक और कहानी लेके। थैंक यू सो मच।